हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35। तो पार्ट वन हमारा क्या है? पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद पार्ट टू हमारा सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। उन दोनों को हम बाद में करेंगे। और पार्ट थर्ड हमारा है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू 35। फंडामेंटल राइट्स को शुरू करते हैं। ओके, देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये है कि इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। देखिए अगर हम राइट्स की बात करें, राइट्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। आपने देखा होगा कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कहीं लीगल राइट्स है, इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स भी हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन खुद इनको प्रोवाइड करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो बाकी राइट्स भी हैं, जैसे राइट टू वोट है। अब राइट टू वोट कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो और क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न ये है कि भाई किसी भी इंसान की ओवरऑल फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, जैसे कि मिसाल के तौर पे राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। अगर आपके पास राइट टू लाइफ विद डिग्निटी नहीं है तो आपका जीने का कोई भी पर्पज नहीं है। फिर राइट टू लाइफ तो है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ, लाइफ बट लाइफ विद डिग्निटी। लाइफ तो है, लाइफ डिग्निटी के साथ होनी चाहिए। और लाइफ डिग्निटी के साथ कब होगी? जब आपके पास क्या होगा? आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, क्लीन इन्वायरमेंट होगा, जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपके पास राइट टू प्राइवेसी होगी, जब आपके पास राइट टू इंटरनेट होगा। ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ये कहाँ पर प्रोवाइड की गई है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रोवाइड की गई है। जिन राइट्स के अंदर प्रोवाइड की गई ये सारी चीज़ें, उन राइट्स को हम फंडामेंटल कहते हैं। ओके, और रीज़न ये है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को खुद नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। ओके, तो इसलिए इनको फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, एक ज़बरदस्त फीचर है कि ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट करता है तो उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे जाके, एक आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट्स इशू कर सकती है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है। ओके, तो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल दो चीजें हैं। जस्टिसेबल का मतलब होता है आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, अगर उनको वायलेशन किया जा रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है, तो आपको जस्टिस मिलेगा कोर्ट के द्वारा। ओके, अगर ऐसी चीजें हैं जिनको वायलेट किया जा रहा है, जो आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, फिर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो नॉन जस्टिसेबल होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि डीपीएसपी सारे के सारे आपको नहीं मिल सकते, और इनको लेने के लिए आप जो है सरकार के ऊपर केस भी नहीं चला सकते कि सरकार मेरा ये वाला डीपीएसपी फुलफिल नहीं कर रही है। ओके, तो वो क्या है? वो नॉन जस्टिसेबल है। इसी तरह से प्रियम्बल में हमने देखा था, प्रियम्बल में भी जो बात है वो भी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप सरकार के ऊपर केस नहीं कर सकते। बात समझ आई? और उसके अलावा एक और बात याद रखना कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा के पीछे अलग सी स्टोरी है। आप ये समझो, बेसिकली ब्रिटिशर्स के यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था उसको मैग्ना कार्टा कहते थे। तो हमारे यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इसे भी क्या कहते हैं? इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स की फीचर की बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? भाई कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और नॉर्मली कोई भी लेजिस्लेशन, आप कोई भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पास करके इनको नहीं ले सकते, यानी इनको हटा नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया जा सकता है, जैसे आपको मालूम होगा राइट टू प्राइवेटी प्रॉपर्टी, सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ? उसको फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड से उसको हटा दिया गया। ओके, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, वो पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था, पार्ट थर्ड से उसको निकाल दिया गया था। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दिन पार्लियामेंट का मन किया, उठे, एक नॉर्मल सी लेजिस्लेशन लाई, सिंपल मेजोरिटी के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ओके, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से आप इसको नहीं कर सकते। ओके, कोई भी लॉ, जो भी क्या लिखा है? एनी लॉ पास्ड बाय
any legislature in the country would be declared null and void if it is derogatory to the right guaranteed by the constitution. आर्टिकल 13 जब आगे पढ़ोगे, आर्टिकल 13 ये खुद बताता है कि अगर पार्लियामेंट किसी भी किस्म का या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी किस्म का लॉ पास करती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस राइट को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। बात समझ आई? तो एक इंटीग्रल पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद नॉट सैक्रोसेंट, परमानेंट और एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट, जो बताया गया है एग्जैक्टली बिल्कुल ही वैसा होगा। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि अगर इन्होंने बताया कि आपके पास क्या है, लिबर्टी है, आपके पास राइट है टू मूव विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली, आप इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली, आसानी से, आज़ादी से कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही होगा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी। जैसे मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या है, मान लो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर एक ILP, इनर लाइन परमिट का सिस्टम है कि अगर आपको वहां पे जाना, आपको पहले परमिशन लेनी है, कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ, अपना पर्पस भी वहां पे बताना है। क्यों? क्योंकि वहां की जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। बात समझ आई? एक तो ये है। दूसरा इसका एक्सेप्शन क्या आता है, मान लो जंग चल रही है, तो वॉर के टाइम पे क्या है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई वॉर के टाइम पे, उस वक्त आपका एक आर्टिकल 19 होता है जो आपको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है कि आप इंडिया की किसी भी टेरिटरी में मूव कर सकते हो फ्रीली। उस फंडामेंटल राइट को उस वक्त रोक दिया जाता है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये वही कह रहा है कि ये परमानेंट नहीं है कि हर हाल में आपके पास रहेगी, नहीं, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होंगी, कंडीशंस होंगी जहां पर इनको रोक दिया जाएगा। ओके, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाई जा सकती है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मैंने बताया कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है, अगर ये वायलेट होते तो उस केस में जो आदमी होगा उसके पास ये पावर होती है, वो आदमी को राइट मिलता है, राइट मिलता है कि वो कोर्ट जा सकता है कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंडामेंटल राइट है, क्या फंडामेंटल राइट है आपके पास, राइट टू प्राइवेसी है। ओके, लेकिन अभी क्या होता है, आप बाजार में चल रहे हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, रात को कहीं से जा रहे हो, कोई पुलिस वाला आया, पकड़ा, कहता अपना फोन दिखा, फोन चेक करा, पासवर्ड अपना इसमें डाल कर दो मुझे, बिला वजह, कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने आपका फोन पकड़ा और आपको वो उसने 2 थप्पड़ लगाए और वो बोल रहा है कि क्या काम करो, इसमें अपना पासवर्ड डालो, मुझे चेक करना है, मुझे अपनी गैलरी चेक करो। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मान लो ऐसा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा। राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हो गया तो आप इसके लिए उस आदमी के ऊपर एक्शन ले सकते हो, कोर्ट जा सकते हो कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। तो जस्टिसेबल का ये मतलब है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको कोर्ट जस्टिस देंगे, इंसाफ मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अभी मैंने एक एग्जांपल भी दी थी आपको, आर्टिकल 19 किस तरह से सस्पेंड होता है। देखो, जब भी नेशनल इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है कि भाई मान लो इंटरनल रेबेलियन हो गया, आर्म्ड रेबेलियन हो गया, कंट्री के अंदर जो है बगावत हो गई। ओके, हालांकि इंडिया जैसी एक सॉवरन कंट्री के अंदर जहां पर ओवरऑल सारा सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, ऐसे जैसे चांसेस जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट स्टिल मान लो इंटरनल इमरजेंसी लग भी चुकी है कंट्री के अंदर पहले भी, मान लो ऐसा जैसा होता, एक रीज़न ये नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है। दूसरा मान लो कि भाई हमारी किसी कंट्री के साथ जंग होती है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, वॉर की सिचुएशन हो जाती है, मान लो चाइना के साथ जंग शुरू हो गई। ओके, तो उस केस में हमने क्या लगा दी, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि अब क्या होंगे, आपके पास कुछ लिमिटेड राइट्स होंगे। ओके, ऐसा नहीं आपका मन करेगा कि मैं उठकर चला जाऊंगा, वहां गलवान में जो है चाइना के साथ हमारा क्लैश चल रहा है और मैं उठकर कैमरा लेकर चला जाऊंगा और वो लॉगिंग करना वहां पे शुरू कर दूंगा कि देखो गाइज यहाँ पे ये हो रहा, अब उन्होंने रॉकेट मारा, अब यहाँ से हमने ये किया। तो उस वक्त क्या होगा, ऐसा करने पे जूते पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 उस वक्त सस्पेंड किया होगा। आपके पास आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट है फ्रीली मूव करने का, ठीक है, ये वाला राइट जो उस वक्त सस्पेंड कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो 2 राइट्स होते हैं, नेशनल इमरजेंसी जब भी लग जाएगी 2 राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। क्योंकि 20 और 21 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी, इनको क्या, इनको
सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 किसकी बात करता है? आर्टिकल 20 आपको प्रोवाइड, मान लो कि आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो अरेस्ट होने के बाद आपके पास क्या क्या राइट्स रहते हैं, वो आर्टिकल 20 के अंदर है। आर्टिकल 21 में तो सीधे राइट टू लाइफ है। ओके, तो इसको तो किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, दो राइट्स हमेशा आपके पास रहेंगे, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, हर हाल में रहेंगे। ये बात याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं। उसके बाद जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं आर्टिकल 19 के अंदर, आगे जाके पढ़ेंगे, बस अभी सीधे याद रख लो। आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आपके पास राइट होता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, और ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो ये सस्पेंड होगा कब होगा? जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी। एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब होगा वॉर होगा या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। इंटरनल इमरजेंसी अगर है, इंटरनल इमरजेंसी यानी कि कंट्री के अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है, मान लो कि इंटरनल रेबेलियन हो गया, उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। बस एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। तो इसमें ये दो चीजें याद रखना। क्या क्या आपको याद रखना? एक सेकेंड। एक तो आपको ये याद रखना कि जब इमरजेंसी लगेगी 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। दूसरा, आर्टिकल 19 सिर्फ तब सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी के अंदर लगाई गई होगी। अदरवाइज आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। मान लो इंटरनल इमरजेंसी है तो उसमें आर्टिकल 19 आपका कंटिन्यू रहेगा, वो सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या बता रहा है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज। अब कुछ जो है आर्टिकल, जैसे आगे पढ़ोगे 32 तक तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। 33 की हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्स या इस तरह की जो भी एनालॉगस सर्विसेज हैं, ओके, आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, इनके पास जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं सारे के सारे, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। बात समझ आई? ये इनके पास नहीं होते हैं। और दूसरा ये होता है कि आगे जाके और हम पढ़ेंगे, मार्शल लॉ की बात करेंगे। अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल इम्पोज हुआ है, तो वहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट जो है वो किस तरह से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये चीजें वहीं पर आर्टिकल 33, 34 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आर्टिकल 13 मैंने पहले ही बताया था। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि इस लॉ की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ये देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स की जो टोटल लिस्ट है, देखो मैंने बताया फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35। लेकिन 12 की अगर मैं बात करूं, 12 बताता है, ये देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट हम किसको कहते हैं, क्योंकि यहां पर आ जाएगा स्टेट, स्टेट हर जगह वर्ड यूज होगा, तो स्टेट क्या है। और आर्टिकल 13 मैंने अभी 2 बार आपको बता दिया, 2-3 बार आर्टिकल 13 किसकी बात करता है। ठीक है, हमने जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, जो हमारे राइट्स की बात करते हैं, वो 14 से लेकर 32 तक आएंगे। इनके बारे में पढ़ना है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इनको मैं उसी वक्त याद करवाऊंगा किस तरह से इनको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक